नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं राज स्टडी चैनल से राजसुमन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की इस धमाकेदार क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीजों को कवर करना है। दोस्तों कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने बहुत सारे स्थलों के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद दोस्तों आज हमारा टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना गया था? दोस्तों पुरानी खोजों के अनुसार अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो माना जाता था। दोस्तों तो नोट कीजिए आप, पुरानी खोजों के अनुसार जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र सिंधु क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थल दोस्तों जो सिंधु क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थल था जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से पुरानी खोजों के अनुसार वो था हमारा मोहनजोदड़ो। दोस्तों वर्तमान खोजों के अनुसार अगर देखा जाए, क्योंकि जैसे जैसे खोजें शुरू हुई वैसे वैसे बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उसका क्षेत्रफल बढ़ता गया। तो वर्तमान खोजों के अनुसार अगर देखा जाए दोस्तों, वर्तमान खोजों के अनुसार सिंधु क्षेत्र का जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है दोस्तों? तो राखी गढ़ी। कौन सा है? राखी गढ़ी। कौन सा स्थल है? राखी गढ़ी। वर्तमान खोजों के अनुसार सिंधु क्षेत्र का जो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल माना गया दोस्तों राखी गढ़ी। इसके बाद दोस्तों मोहनजोदड़ो से में कुछ चीजें प्राप्त हुई थी जो सबसे बड़े स्नानागार और अन्नागार के रूप में प्राप्त हुई थी, क्योंकि दोस्तों जो अन्नागार प्राप्त हुआ था वो हमें हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ था और मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो अन्नागार प्राप्त हुआ था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों सबसे बड़ा स्नानागार व अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानागार वो अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ था दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। इसके बाद दोस्तों यहां से मोहनजोदड़ो से एक सभा भवन भी प्राप्त हुआ था। सभा भवन जिसकी लंबाई 27 मल्टीप्लाई जिसकी चौड़ाई 27, यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई 27 मल्टीप्लाई 27 की थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज हमारी क्लास शुरू होगी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो दोस्तों आप टॉपिक डाल लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों हमारी नगर नियोजन। कौन सी थी? नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता
की प्रमुख विशेषता। तो दोस्तों वो थी हमारी नगर नियोजन। दोस्तों हड़प्पा में जो नगर नियोजन थी उसको 2 भागों में विभाजित किया गया। दोस्तों एक था हमारा पूर्वी भाग और एक था हमारा पश्चिमी भाग। दोस्तों जो पूर्वी भाग था वो निचले भाग पर स्थित था। कहां पर? निचले भाग पर। और जो पश्चिमी भाग था दोस्तों ये ऊपरी भाग पर स्थित था। कहां पर? ऊपरी भाग पर। बट इसको दुर्गीकृत नहीं किया गया। किसको? पूर्वी भाग को तो दुर्गीकृत नहीं किया गया। जो पश्चिमी भाग था इसको दुर्गीकृत किया गया था दोस्तों, दुर्गीकृत। दोस्तों दुर्गीकृत का मतलब होता है जैसे कोई नगर है या कोई बस्ती है उसके चारों तरफ इस प्रकार से सुरक्षा दीवार बनाई जाती है कि ताकि उस पर विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण न कर सके और उस पर सैनिकों को तैनात किया जाता था। दोस्तों इसी को हम दुर्गीकृत बोला जाता है। जो पूर्वी भाग था उस पर दुर्गीकृत नहीं किया गया और जो पश्चिमी भाग था उस पर दुर्गीकृत किया गया था। दोस्तों पूर्वी भाग में श्रमिक लोग, किसान लोग, इस तरह के लोग रहते थे। जो पश्चिमी भाग थे यहाँ पर व्यापारी लोग और जमींदार लोग रहा करते थे। तो दोस्तों आप कल्पना कर सकते हो कि उस समय समानता और असमानता की भी बात रही होगी। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं हम दास प्रथा के बारे में। किसके बारे में? दास प्रथा के बारे में। तो सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रमाण भी हमें प्राप्त हुआ था। दोस्तों दास प्रथा, दोस्तों दास प्रथा का हमें प्रमाण प्राप्त हुआ था। कहां से? सिंधु क्षेत्र से। दोस्तों पुराने समय में क्या होता था कि दासों को परमानेंटली खरीद लिया जाता था तथा उनका व्यापार भी किया जाता था, यानी कि दासों का आयात निर्यात भी किया जाता था। बट यदि वर्तमान समय के अनुसार देखा जाए तो दासों को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही उनका व्यापार किया जा सकता है, किंतु उनको मंथली पेमेंट कर दिया जाता था। दोस्तों जो वर्तमान समय के अनुसार अगर देखा जाए तो दासों को न तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है, उन्हें केवल मंथली रूप से पेमेंट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज भी दास प्रथा प्रचलित थी और पुराने समय में भी दास प्रथा प्रचलित थी, किंतु जो पुराने समय में दास थे उन्हें खरीद लिया जाता था परमानेंटली और उनका व्यापार भी किया जाता था। दोस्तों दास प्रथा के बाद आगे हम चलते हैं सती प्रथा के बारे में। दोस्तों हमें सती प्रथा के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मतलब सती का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब पति की मृत्यु के बाद पत्नी को स्वयं को आत्मदाह करना पड़े उसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। किंतु वर्तमान समय में सती प्रथा नाम की कोई चीज नहीं रही, इसको समाप्त कर दिया गया। दोस्तों जो सती प्रथा थी इसका प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से हमें 3 युगल सावधान प्राप्त हुए हैं। कितने? 3 युगल सावधान। इसके बाद में दोस्तों कालीबंगा से दोस्तों हमें 1 युगल सावधान प्राप्त हुए। 1 युगल सावधान। दोस्तों युगल का मतलब क्या होता है? युगल का मतलब होता है कपल, यानी कि पति या पत्नी
या फिर उसे स्त्री पुरुष या फिर वाइफ हस्बैंड भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों युगल का मतलब होता है कपल, यानी कि यहाँ से हमें 3 युगल यानी कि 3 स्त्री पुरुष के युगल समाधान प्राप्त हुए और यहाँ से स्त्री पुरुष के 1 युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं, सती प्रथा के बाद में समाज की बात करते हैं। दोस्तों उस समय का समाज कैसा था, तो दोस्तों समाज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों उस समय का जो समाज था वो मातृ प्रधान समाज था। कैसा था, मातृ प्रधान समाज। ये हम किस आधार पर कह सकते हैं कि दोस्तों क्योंकि वहां से हमें सबसे ज्यादा जो मूर्तियां प्राप्त हुई थी वो किन की मूर्तियां प्राप्त हुई थी, नारियों की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। किन की मूर्तियां, नारियों की मूर्तियां। इस आधार पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि उस समय में मातृ प्रधान समाज रहा होगा। मातृ प्रधान समाज का मतलब होता है दोस्तों जो परिवार में जो चीजें हैंडल करती हैं वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, उसे मातृ प्रधान समाज बोला जाता है। और जो चीजें पुरुष द्वारा हैंडल की जाती है उसे पितृ प्रधान समाज बोला जाता है। दोस्तों यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो अभी मातृ प्रधान समाज है या फिर पितृ प्रधान समाज, तो दोस्तों अभी ये नहीं कहा जा सका कि मातृ प्रधान समाज है या पितृ प्रधान समाज, क्योंकि दोस्तों अभी किसी के परिवार में जो चीजें हैंडल करती है वो महिलाएं करती है और किसी की में पुरुष करते हैं। तो दोस्तों अभी ये कहा नहीं जा सकता कि मातृ प्रधान समाज है या फिर पितृ प्रधान समाज। आगे चलते हैं दोस्तों हम, तो जो ये लोग थे ये शाकाहारी भी थे, शाकाहारी। उसके साथ साथ दोस्तों ये मांसाहारी भी थे, मांसाहारी यानी कि वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। दोस्तों इसके बाद ये आभूषणों के बहुत शौकीन थे। कौन से लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये आभूषणों के बहुत ही शौकीन थे। दोस्तों आभूषणों के शौकीन। दोस्तों आज भी महिलाओं के बहुत सारे आभूषणों की शौकीन है, किंतु उस समय भी लोगों को आभूषणों का शौकीन था। तो दोस्तों जो आभूषण होते थे वो किसके बने होते थे, किस धातु के बने होते थे, तो वो सोने के बने होते थे। किसके, सोने के, चांदी के, माणिक के, सीप, मिट्टी के। दोस्तों उस समय मिट्टी के भी आभूषण होते थे। उसके बाद में दोस्तों हाथी दांत के, किसके, हाथी दांत के। दोस्तों अभी भी सोने और चांदी, माणिक के, सीप के और इन चीजों के आभूषण बनाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं, यहां से मैं एक दर्पण प्राप्त हुआ था, दर्पण प्राप्त हुआ था जिसके चारों तरफ, किसके, इस दर्पण के चारों तरफ तांबे का, किसका, तांबे का लेप, तांबे का लेप लगा हुआ था। यानी कि कोई दर्पण मिला था मैं यहां से इस प्रकार से, इसके चारों तरफ तांबे की डिजाइन बनी हुई थी इस प्रकार से। दोस्तों इस दर्पण के चारों तरफ क्या बनी हुई थी, तांबे की डिजाइन। तो दोस्तों यहां से मैं तांबे का जो दर्पण था उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसके बाद दोस्तों यहां से सुई और खंगा, सुई और खंगा प्राप्त हुआ था। वो किसके बने हुए थे, हाथी दांत के। किसके, हाथी दांत के। दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं हम, ये तो हो गए हमारे आभूषण हो गए दोस्तों। उसके बाद में अब जीवन निर्वाह के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में, जीवन निर्वाह, कि उस समय के जो लोग थे वो अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते थे। तो दोस्तों जीवन निर्वाह में हम व्यापार के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में, व्यापार के बारे में, कि ये लोग किस लोगों से व्यापार करते थे। तो ये सबसे ज्यादा जो व्यापार करते थे अपने आसपास के क्षेत्रों, अपने आसपास के क्षेत्र, पास के क्षेत्र एवं समकालीन
सभ्यताओं से। किससे? समकालीन सभ्यताओं से दोस्तों। किससे करते थे? समकालीन सभ्यताओं से। सभ्यता दोस्तों, जो इस समय की जो समकालीन सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके समकालीन सभ्यता मानी जाती है। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता है दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, यहाँ का जो शासक था उसका नाम था दोस्तों सारगोन। क्या नाम था? सारगोन। मेसोपोटामिया के शासक का क्या नाम था? सारगोन। क्या नाम था? सारगोन। इस सारगोन की जो ये सारगोन था, इस सारगोन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है दोस्तों। क्या प्राप्त हुआ था? एक अभिलेख। किसका प्राप्त हुआ है? इस सारगोन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है दोस्तों, जिसमें क्या लिखा हुआ था? तो दोस्तों इस अभिलेख में जो सिंध क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र? सिंध क्षेत्र। इसको क्या बोला जाता था दोस्तों? मेलवा बोला गया। क्या बोला गया? मेलवा। किसमें बोला गया? इस अभिलेख में, सारगोन के अभिलेख में सिंध क्षेत्र को मेलवा बोला गया। और दोस्तों जो पारस की खाड़ी है, पारस की खाड़ी, इसको दोस्तों दिलमून बोला गया। क्या बोला गया? दिलमून। तो याद रखना दोस्तों, दिलमून। उसके बाद दोस्तों एक और स्थान है जिसका नाम है माकन, किंतु इस माकन की अभी तक पुष्टि नहीं हुई। दोस्तों जो इस समय व्यापार किया जाता था वह आयात भी किया जाता था और निर्यात भी किया जाता था, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कार्य भी होता था दोस्तों। तो सबसे पहले आप लिखिए एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात। किन चीज़ों का निर्यात करते थे लोग? एक्सपोर्ट। निर्यात का मतलब होता है कि अपने यहाँ से बनी चीज़ों को अपने आसपास के क्षेत्रों में या फिर किसी अपनी समकालीन सभ्यताओं में बेचना, उसे निर्यात बोला जाता था दोस्तों। तो यहाँ से क्या वस्तुएं बेची जाती थी? सूती वस्त्र, सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। उसके बाद हाथी दांत से बने वस्तुओं का, हाथी दांत से बनी वस्तुओं का दोस्तों, इन दोनों का निर्यात किया जाता था। और आयात की बात करते हैं दोस्तों, किसकी? आयात की, यानी कि क्या चीजें मंगवाती थी ये? आयात यानी कि इंपोर्ट। तो ये दोस्तों राजस्थान में एक स्थान है कैथरी। क्या नाम है? कैथरी। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। दोस्तों जो ये कैथरी है राजस्थान में, यहाँ से क्या मंगवाती थी? तांबा। क्या मंगवाती थे? तांबा। उसके बाद दोस्तों कोलार की खान, कोलार की खान दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। यहाँ से लोग सोना मंगवाते थे। क्या मंगवाते थे? सोना। दोस्तों ये खान आज भी वर्तमान समय में सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोलार की खान कर्नाटक में स्थित है और यहाँ से सोना मंगवाते थे। एक और स्थान है दोस्तों बदस्ता, जो अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। दोस्तों बदस्ता से दोस्तों बदस्ता से चांदी मंगवाते थे, टीन मंगवाते थे और इसके साथ साथ में लाजवर्द मंगवाते थे। क्या? लाजवर्द। दोस्तों जो ये लाजवर्द थी ये एक प्रकार की धातु होती थी। इसके बाद दोस्तों ये होता है हमारा व्यापार का टॉपिक कवर। इसके बाद कृषि के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? कृषि के बारे में। तो दोस्तों कृषि,
दोस्तों अगर कृषि की बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्हें 9 फसलों का ज्ञान था। कितने फसलों का? 9 फसलों का ज्ञान था। तो दोस्तों 9 फसलों का ज्ञान था। जिसमें से गेहूं का प्रयोग ये भोजन के रूप में करते थे। उसके बाद जो जिसका प्रयोग धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। उसके बाद कपास का प्रयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है, यानी कि सूती वस्त्र बनाने के लिए कपास का प्रयोग किया जाता था। क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ से सूती वस्त्र का साग से प्राप्त हुआ है, और जो सूती वस्त्र बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते थे? कपास के। इसके बाद दोस्तों खजूर के बाद दोस्तों आगे चलते हैं तरबूज, वाह वाटरमेलन। दोस्तों ये तरबूज भी खाते थे। उसके बाद आगे चलते हैं हम राई, फिर सरसों। दोस्तों जो सरसों होती थी इसका ये प्रयोग जो खाने के तेल होते हैं उसको खाने के तेल के रूप में प्रयोग किया जाता था। उसके बाद सिर में लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया, सरसों का तेल। इससे कल्पना की जा सकती है कि उस समय जो सब्जी भी बनाते होंगे और सिर में लगाने के लिए तेल भी लगाते होंगे। तो दोस्तों इसके बाद में तिल। इसके बाद दोस्तों एक स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से दोस्तों कपास का साग से प्राप्त हुआ है। किसका? कपास का। उसके बाद में लोथल से चावल का साग से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? चावल का लोथल से प्राप्त हुआ है दोस्तों। और रंगपुर जो लास्ट में दोस्तों यहाँ से हमें धान की भूसी का साग से प्राप्त हुआ है। किसका? धान की भूसी का। दोस्तों इस प्रकार से हमारे ये कृषि का टॉपिक भी पूरा हो जाता है। और लास्ट में हम चलेंगे पशुपालन के बारे में देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से पशु पाले जाते थे। दोस्तों जो ये पशु का पालन करते थे वो सबसे ज्यादा दूध देने वाले जानवरों का पशुपालन करते थे, यानी कि पशुओं को पाला जाता था। किनको? जो दूध देते थे उन जानवरों को। तो दोस्तों जिसमें से गाय, भैंस, बकरी, भेड़। उसके बाद दोस्तों ये बैल को भी पालते थे। किसको? बैल को भी। दोस्तों बैलों के द्वारा उस समय खेती की जाती थी। क्या की जाती थी? खेती। क्योंकि जो यहाँ से हमें खेती का साग से प्राप्त हुआ है तो खेती का जो साग से प्राप्त हुआ है वो खेती किससे की जाती होगी? तो दोस्तों बैलों से ही तो खेती की जाती होगी। इसके बाद में दोस्तों कुत्ता। मानव द्वारा जो सबसे पहले जो जानवर पाला गया था वो कुत्ता ही था दोस्तों। क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान से ज़्यादा इस जानवर पर भरोसा किया जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं बिल्ली, और बिल्ली के बाद दोस्तों हाथी। दोस्तों हाथी हमेशा ही हमारे देश में बहुत फेमस रही है, क्योंकि पिछले समय से और अभी भी हाथियों को पाला जाता है दोस्तों। इसके बाद में पशुपालन के बाद में दोस्तों कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि घोड़े के दांत। दोस्तों जो घोड़े के दांत थे ये राणा बुंडई से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? राणा बुंडई से, जो दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। इसके बाद दोस्तों घोड़े की अस्थियाँ। घोड़े की अस्थियाँ सुरकोटदा। कहाँ से? सुरकोटदा, यानी कि गुजरात। दोस्तों जो इन लोगों का सबसे प्रिय पशु माना जाता था वो किसे माना जाता था? तो दोस्तों इन लोगों का सबसे प्रिय पशु दोस्तों कुबड़ वाला सांड। कौन सा था? कुबड़ वाला सांड। सबसे प्रिय पशु था कुबड़ वाला सांड। आपने मोहनजोदड़ो मूवी में भी देखा होगा कि इस सांड का कितना महत्व था दोस्तों। उसके बाद में कुछ जानवर हैं जिनका चित्र हमें मोरों से प्राप्त नहीं हुए हैं, किंतु उनकी अस्थियाँ जरूर प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों जैसे गाय का, ऊंट का,
और घोड़े का। दोस्तों इन तीनों जानवरों के चित्र हमें मोरों से प्राप्त नहीं हुए हैं। कहाँ से? मोहरों से। किंतु इनकी अस्थियां प्राप्त हुई हैं। इन तीनों जानवरों के चित्र प्राप्त नहीं हुए मोरों पे, किंतु इनकी अस्थियां प्राप्त हुई हैं। इसके बाद दोस्तों उद्योग की बात करते हैं। किसके कि ये किस तरह का उद्योग करते थे। तो दोस्तों उद्योग की बात करते हैं तो वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा प्रचलित था। कौन सा उद्योग? वस्त्र उद्योग। दोस्तों एक स्थान है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो से दोस्तों लाल रंग का कपड़ा और एक पत्थर के पुरोहित की मूर्ति, एक पत्थर की पुरोहित की मूर्ति। किसकी मूर्ति? पुरोहित यानी पंडित की मूर्ति। जो लोग पूजा करते हैं उन्हें पुरोहित बोला जाता है। पुरोहित की मूर्ति। दोस्तों जो ये मूर्ति थी इस पर 3 पत्तियां अलंकृत था। क्या था? 3 पत्तियां अलंकृत, यानी कि 3 पत्तियां तरीके से डिजाइन किया हुआ था। ये 1 साल ओढ़े हुए थे। कौन? ये पुरोहित साल ओढ़े हुए थे। जो ये पत्थर के पुरोहित की मूर्ति थी ये 1 साल ओढ़ी हुई थी, जिस पर दोस्तों कढ़ाई की हुई थी। क्या की हुई थी? कढ़ाई की हुई थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वस्त्र उद्योग रहा होगा। और दोस्तों यहाँ से हमें कपास का साग से प्राप्त हुआ है। और इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सूती वस्त्रों का काम भी ज़्यादा प्रचलित था। दोस्तों मोहनजोदड़ो के बाद एक और स्थान है कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा से हमें एक चीज़ प्राप्त हुई है। कालीबंगा से हमें एक कलश पर, किस पर? कलश पर सूती वस्त्र की छाप प्राप्त हुई है। किसकी? सूती वस्त्र की छाप। दोस्तों इस प्रकार से उद्योग हो जाते हैं। अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट शिल्प कला के बारे में। किसके बारे में? शिल्प कला के बारे में। तो दोस्तों आप टॉपिक डाल दीजिए शिल्प कला। दोस्तों ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। किसके? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन किस पर बनाते थे? तो दोस्तों कुम्हार की चाक पर। किस पर बनाते हैं? कुम्हार की चाक पर। जो कुम्हार के पास जो चाक होता है उस पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। दोस्तों इसके बाद यहां से ईंटों का भट्टा प्राप्त हुआ है। किसका? ईंटों का भट्टा। जब ये लोग सिंधु क्षेत्र वाले लोग जब ही पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे तो उनके लिए पकाने के लिए भी कोई व्यवस्था रखी होगी, क्योंकि ईंटों को किस पर पकाया जाता था? तो भट्टों पे पकाया जाता था। तो दोस्तों यहाँ से हमें ईंटों का भट्टा भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद शिल्पकला के बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं मापन प्रणाली के बारे में। किसके बारे में? मापन प्रणाली के बारे में। दोस्तों मापन प्रणाली की बात करते हैं तो ये दोस्तों फुट भी जानते थे, प्लस में क्यूबिक भी जानते थे। ये लोग फुट भी जानते थे और क्यूबिक भी जानते थे। इसके बाद दोस्तों जो ये बाट का प्रयोग करते थे वो घनाकार होता था। कैसा होता था? घनाकार। और इन्होंने बाट को 2 भागों में विभाजित कर दिया। दोस्तों कितने भागों में? 2 भागों में, जिसमें निचले स्तर और एक था ऊपरी स्तर। दोस्तों जो निचले स्तर था इस पर द्विभाजन प्रणाली का प्रयोग करते थे। किसका? द्विभाजन प्रणाली जिसको बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है? द्विभाजन प्रणाली को बाइनरी सिस्टम। क्या बोला जाता है? बाइनरी सिस्टम। इसके बाद दोस्तों जो ऊपरी भाग था इसमें दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते थे। किसका? दशमलव प्रणाली का, जिसे बोला जाता है डेसिमल
सिस्टम। ये हो गए दोस्तों हमारी मापन प्रणाली। इसके बाद में चलते हैं अगले औजार के बारे में। किसके बारे में? औजार के बारे में। तो दोस्तों अगला आएगा हमारा औजार। औजार की बात करते हैं दोस्तों। ये छुरा का प्रयोग करते थे, गंडासा, छुरी, कुल्हाड़ी, खुरपा, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। इसके बाद में मूर्ति कला की बात करते हैं दोस्तों। किसकी? मूर्ति कला की। जो इस समय मूर्तियां बनाई जाती थी वो धातु की बनाई जाती थी, यानी कि सोना चांदी इन सब धातुओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। और जो धातु की मूर्तियां होती थी उसे लुप्त मोह विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? लुप्त मोह विधि द्वारा। किसके द्वारा? लुप्त मोह विधि। किसके द्वारा बनाई जाती थी धातु की मूर्तियां? लुप्त मोह विधि के द्वारा। दोस्तों इसके बाद में ये मिट्टी की भी मूर्तियां बनाते थे। किसकी? मिट्टी की। उसके बाद दोस्तों ये धातु की हो गई, मिट्टी की हो गई, और पत्थर की मूर्ति। दोस्तों जो मिट्टी की मूर्ति होती थी, किसकी? मिट्टी की। जो मिट्टी की मूर्ति होती थी वो टॉस होती थी। कैसी होती थी? टॉस। और दोस्तों एक और चीज, जो पशु पक्षियों की मूर्तियां होती थी, पशु और पक्षियों की जो मूर्तियां होती थी, पशु पक्षियों की मूर्तियां दोस्तों कोकली होती थी। कैसी होती थी? कोकली। दोस्तों आज के ज़माने में नहीं होती क्या? जो पशु पक्षियों की जो मूर्तियाँ होती है वह भी खोखली होती थी, और उस जमाने में भी पशु पक्षियों की मूर्तियाँ खोखली होती थी। दोस्तों इसके बाद में एक स्थान है दोस्तों चनुदड़ो। कौन सा स्थान है? चनुदड़ो। चनुदड़ो। दोस्तों चनुदड़ो से हमें इक्का गाड़ी और उसके साथ हमें कांसे की बैलगाड़ी, किसकी? कांसे की बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। इक्का गाड़ी और कांसे की बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? चनुदड़ो से। इसके बाद दोस्तों एक स्थान है देमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है। देमाबाद सिंधु क्षेत्र का सबसे दक्षिणी भाग देमाबाद, महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे। यहाँ से हमें कांसे का रथ। उसके बाद दोस्तों मोहरों की बात करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा जानवर का चित्र प्राप्त हुआ था मोहरों पे से, एक सींग वाले जानवर का। किसका? एक सींग वाले जानवर का सबसे ज्यादा जो चित्र प्राप्त हुआ था मोहरों पे से, एक सींग वाले जानवर का। दोस्तों मोहनजोदड़ो की जो मोहर थी, कहाँ की? मोहनजोदड़ो की मोहर। दोस्तों मोहनजोदड़ो की मोहर पर से हमें पशुपति शिव जी और उसके साथ में बैल का चित्र भी प्राप्त हुआ है। किसका? बैल का चित्र। दोस्तों इसके बाद जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो शतरंज का खेल खेलते थे। किसका? शतरंज का खेल। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का जो टॉपिक था वो कवर हो जाता है, और लास्ट में हम धार्मिक स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी।